अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। मे बी दिस लेक्चर विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। हम देख लेंगे किस तरीके से करना है। हम जो अभी टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया हो गया इलस्ट्रेटर किस तरीके से काम कर रहा है, तो हम बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट टूल्स जिनके ऊपर हमने अभी तक बात नहीं की, हम उनको देख लेते हैं वन बाय वन और देख लेते हैं कि किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है और वो किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी इलस्ट्रेशन को या डिज़ाइन को क्रिएट करते वक्त। तो सबसे पहले देखते हैं हम लेयर्स को। जो इलस्ट्रेटर में लेयर्स है ना, बेसिकली आपको बनानी नहीं पड़ती। आप ऑटोमेटिकली जब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हो तो वो ऑटोमेटिकली बन रही होती है। तो आपके पास लेयर्स के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितनी लेयर्स के अंदर मौजूद हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं विंडोज़ में जाके यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा, या यहाँ से मैं अगर ऑफ है लेयर्स का टैब तो ऑन कर लूँगा। अदरवाइज़ मेरे पास यहाँ पे लेयर्स का टैब ये आ रहा होता है जिसमें मैं अपनी लेयर्स को देख सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देखो, अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेयर 1, दैट मीन्स कि मेरे पास सिर्फ एक ही लेयर है जो कि ऑन और ऑफ कर सकता हूँ मैं। इधर से मैं उसको एक्सपैंड और कह लो कि कंबाइन कर सकता हूँ इस तरीके से। लेकिन आप देखो कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे मेरे एक ही लेयर के अंदर मौजूद हैं, और जैसे जैसे मैं हर एक को आई के थ्रू ऑफ करता हूँ तो वो ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऑन और ऑफ कर सकता हूँ मैं इनको। किसी एक की सिलेक्शन करनी है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो उसके साथ एक ब्लू डॉट आ जाता है जो कि इंडिकेट करता है कि ये वाला जो है स्क्वायर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो मुझे इसके नाम भी यहाँ पे शो होने लग जाते हैं। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करके मैं इसका नाम भी कुछ अगर रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका रेक्ट 1 रख देता हूँ अगर मैं रखना चाहता हूँ। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स को मैं पकड़ के ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, जो हम फॉर एग्जांपल आपको याद होगा आपने ऑब्जेक्ट्स नीचे और ऊपर रखे थे। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट जो है टॉप पे है ना, इसको अगर मैं नीचे ले आऊँगा तो देखो वो वैसे लेयर्स के अंदर भी मूव कर रहा है। तो आपको याद होगा जब हम राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करते थे तो वो एक्चुअली यही काम कर रहा था। जैसे ही ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो वो उस लेयर के अंदर टॉप पे उस ऑब्जेक्ट को ले जाएगा। तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। तो बेसिकली हम लेयर्स को ऊपर लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स को ऊपर या नीचे कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट बैक और फॉरवर्ड जा रहा होता है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। और आपने इसकी शॉर्टकट भी याद कर ली होगी। शॉर्टकट अगर नहीं याद की तो आपको ये साइड पे शो हो रही होगी, इस जगह पे देखो आप। तो अगर मैं इस तरह करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये प्रेस करता हूँ तो वो नीचे जा रहा है। अब दूसरी ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ तो वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के ये करूँगा तो एकदम से वो नीचे चला गया। कंट्रोल शिफ्ट दबा के ब्रैकेट दबाई तो सॉरी एंटर दबा दिया मैंने, ब्रैकेट दबाई तो वो टॉप पे आ गया। तो इस तरीके से हम लेयर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब लेयर्स के अंदर ये एक लेयर है जिसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं एक लेयर में तो है, मैं एक और नई लेयर बनाना चाहता हूँ। तो अगर नई लेयर बनानी होगी, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा भी तो वो आप देखोगे उसी ऑब्जेक्ट के अंदर बनेगा। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि हमें नज़र आ सके सही से। यहाँ पे मैं लेयर्स में गया, मैंने इसे ओपन किया तो देखा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसी लेयर के अंदर बना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट एक नई लेयर में बना है, तो ये छोटा सा प्लस का आइकन है जो कि शो कर रहा है क्रिएट न्यू लेयर। अगर मैं अलग से लेयर बनाना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नई लेयर बन गई है। ठीक है, इसी तरीके से डबल क्लिक करके इस पर मैं नाम चेंज कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहता हूँ। तो जब मैं फर्स्ट लेयर पे क्लिक करके कोई स्क्वायर बनाऊँगा तो वो फर्स्ट लेयर के अंदर बनेगा। जैसे सेकंड लेयर पे क्लिक करके मैं कोई चीज़ बनाऊँगा तो वो सेकंड लेयर के अंदर बन रही होगी। तो इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स बना सकते हो। लेयर्स बनाने का फ़ायदा जब आप एनिमेशन करते हो तब होता है। नॉर्मली हम या फिर हमने जब ऑब्जेक्ट्स अलहदा करने हो सिलेक्ट, हम चाहते हैं कि जैसे कि मैंने फेस पूरा बना लिया है वो एक ही लेयर के अंदर हो और मैं उसे इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इधर से मैं क्लिक करूँगा इस ऑब्जेक्ट पे तो ये सारे के सारे इकट्ठे सेलेक्ट हो जाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स एक लेयर के अंदर होंगे, इस तरीके से ये मैंने क्लिक किया तो जितने एलिमेंट्स एक लेयर के अंदर हैं सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से एक लेयर अलहदा बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हम सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं किसी लेयर को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे ये देखो डिलीट सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो उस लेयर को कहेगा मैं डिलीट करने लगा हूँ और उसके अंदर डिफरेंट आर्टवर्क पड़ा है, वो भी डिलीट करना है या नहीं। तो मैं उसे कहता हूँ यस कर दो। तो जैसे ही मैंने डिलीट पे ओके किया
तो उसने सारी लेयर के साथ साथ जो भी ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर पड़े हुए थे उनको भी डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से लेयर काम करी होती है। अगर आप लेयर का कलर चेंज करना चाहते हो, अगर आप लेयर का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप इस पर डबल क्लिक करते हो इस बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास लेयर का कलर आ जाता है। अब देखो जब मैं फॉर एग्जांपल इस पे किसी पे भी सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखो इसकी गिर्द ब्लू कलर की आउटलाइन बनी हुई है जो इंडिकेट करी कि ये कलर जो लेयर का है ना ये ब्लू है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से येलोइश कलर या फॉर एग्जांपल रेडिश कलर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो अब ये इस लेयर का कलर येलो हो चुका है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखो आप इस लेयर का कलर हमारे पास चेंज हो चुका है और इसके ऑब्जेक्ट के साथ भी ये कलर अटैच हो गया। दैट मीन्स कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है अब उसकी आउटलाइन उस कलर में शो होगी। तो इसकी अगर देखो रेड कलर में शो हो रही है, मुझे नज़र नहीं आ रही, तो मतलब मुझे ब्लू का अगर मैं इसका चेंज करूँगा आउटलाइन, डायरेक्टली इसकी आउटलाइन नहीं चेंज कर सकता, तो मैं ऐसी आउटलाइन रखता हूँ जिस जो ब्लू पे भी नज़र आए और पिंक वाले पे भी नज़र आए। तो फॉर एग्जांपल मैं ऑरेंजिश येलोइश रख लेता हूँ ताकि दोनों पे वो नज़र आएगी। थोड़ा सा इस तरह का कलर रख लेता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो हमारी पूरे की पूरे ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारे पास हम आउटलाइन का कलर अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं ताकि हमारे लिए विजिबिलिटी उसकी अच्छी हो। तो ये थी हमारी बेसिकली लेयर्स। ठीक है, लेयर्स के लिए अभी हम इतना ही देखेंगे और इसके अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, अलाइनमेंट टूल। नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट टूल। अलाइनमेंट टूल क्या होता है उसको देख लेते हैं ज़रा। मैं इन चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ। मैं इधर ऑब्जेक्ट्स बनाने लगा हूँ 4-5। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मैंने बना लिए। अच्छा, अब एक चीज़ देख रहे हो आप कि मैं एक ऑब्जेक्ट कॉपी बनाता हूँ और वो रिपीट हो रहा है। वो रिपीट इस तरीके से हो रहा है कि जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हो, मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैं जब ऑल्ट दबा के कॉपी करता हूँ या कहीं पे भी इसे वैसे मूव करता हूँ, तो जो मैंने एक्शन किया इस टाइम परफॉर्म वो कॉपी, यानी कि मैंने ऑल्ट दबा के जैसे ही कॉपी किया तो वो एक्शन सेव हो चुका है इलस्ट्रेटर के अंदर। और जब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा, कंट्रोल और डी, आप देखो नीचे आपको कमांड शो हो रही है, कंट्रोल डी दबा रहा हूँ तो वो उसे डुप्लीकेट करी जा रहा है। यानी कि जितने भी मैंने एक्शंस किए हैं, जो लास्ट वाला एक्शन है वो उसको उसने अपने पास सेव रखा है और उसको वो डुप्लीकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये डुप्लीकेट कराता हूँ, मैं इसी ऑब्जेक्ट को इधर मूव कर देता हूँ, तो अब जब मैं कंट्रोल डी करूँगा तो देखो वो ऑब्जेक्ट उसी उसी पैटर्न से आगे मूव कर रहा है क्योंकि मैंने उसको कॉपी नहीं किया था, मैंने उसको सिंपल मूव करवाया था। तो इसी तरीके से हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। हम रोटेशन और आगे हम देखेंगे कंट्रोल डी का यूज़ करेंगे हम, तो आपको सही तरीके से पता लग जाएगा हम किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको। तो अभी के लिए देखो मैंने इस पूरी लाइन को कॉपी किया और दबाया, नीचे हल्का से लेके आया और जैसे ही मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो वह खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसकी कॉपियाँ बनाता रहेगा और लास्ट कॉपी को सेव कर लेगा, जिसकी वजह से कंट्रोल डी करने से वो आगे एक और कॉपी बना रहा होगा। तो इस तरीके से हम कॉपीज़ बना सकते हैं सेम डिस्टेंस के ऊपर। कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं सारे को। कंट्रोल जी करने के बाद अब देखो मैं इनको अभी मैंने इस तरीके से रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं रैंडमाइज पड़े हुए हैं, इनके अंदर डिस्टेंस मैं बराबर करना चाहता हूँ, तो मैं अगर अंदाजे के साथ करूँगा तो मे भी ये सही तरीके से अलाइन नहीं होंगे। ठीक है, अभी तक गाइड्स ऑन है, अगर गाइड्स हमारे पास ऑन ना होती, फॉर एग्जांपल अगर ये शो ना कर रहा होता कि लाइन में है या नहीं, तो हम जितना मर्जी कोशिश कर लेते ये एक लाइन में एक तरीके से नहीं आने थे। तो ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने का मेथड भी हमारे पास मौजूद है इलस्ट्रेटर के अंदर। जैसे ही मैं डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट टूल्स आ रहे हैं। अगर ये अलाइनमेंट टूल्स आपके पास शो नहीं हो रहे तो आप विंडो में जाओ, यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास अलाइन टूल आ जाएगा। ठीक है, मैं इधर से ही अलाइन करना चाह रहा हूँ, इधर से आप इनको क्लोज कर दो। सारे को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट साइड पे अलाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों को इस तरह रखता हूँ, सारों को सिलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो आपने उसने लेफ़्ट वाले के मुताबिक सारे को लेफ़्ट पे अलाइन कर दिया है। कंट्रोल जी मैंने किया। सेंटर में करूँगा तो क्या करेगा, इन तीनों का सेंटर निकालेगा। फॉर एग्जांपल इस जगह पे बनेगा सेंटर और सेंटर में तीनों को अलाइन कर देगा। इस तरीके से वो सेंटर में अलाइन कर रहा है तीनों को। अगर मैं इस तरह करूँगा तो वो क्या करेगा, इस लेफ़्ट के मुताबिक तीनों को अलाइन कर देगा।
और सॉरी राइट के मुताबिक। टॉप वाला टॉप से अलाइन करता है, सेंटर वाला सेंटर से अलाइन करेगा, बॉटम वाला बॉटम से अलाइन करेगा। तो इस तरीके से अलाइनमेंट हम किसी भी डायरेक्शन में करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की तो कर सकते हैं। अब इस तरीके से ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन टॉप से सही करता है, यानी कि वो टॉप से देखेगा इतना डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो बराबर करेगा, और इसका और इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको बराबर कर देगा। तो वो देखो आप हल्का सा देखो, अगर मैं इसको इधर मूव करके करता हूँ वो देखो सेंटर में लेके आता है मिड वाले ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो इधर का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर कर रहा है। ठीक है, तो मैं तीनों को बराबर करने के लिए क्या करूँगा, पहले अलाइन सेंटर करूँगा और इस तरीके से अलाइन ये करूँगा, तो क्या करेगा वो टॉप से डिस्टेंस रखेगा बराबर, इधर से भी बराबर डिस्टेंस रखेगा। इसी तरीके से अगर हम ये करते हैं तो ये भी वही काम करता है, बट ये सेंटर के साथ अलाइन कर रहा है चीज़ों को। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट होगा तो वो सेंटर के मुताबिक इसको अलाइन करेगा। अब देखो यहाँ पे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो इस वजह से करे क्योंकि एक को वो टॉप से अलाइन कर रहा है, एक को सेंटर से कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप यूज़ कर रहे होगे सेंटर वाला। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटर से अलाइन करा करोगे। तो अभी के लिए मैं इसका कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ये हमारे पास बॉटम से अलाइनमेंट है, बॉटम से वो ठीक कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे सेंटर अलाइन लेफ्ट साइड से इस एरिया को अलाइन कर रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे सेंटर में अलाइन है और ये लेफ्ट वाली राइट वाली साइड से अलाइनमेंट है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हो। अगर आप देखो हमारे पास हमने देखा था कि ये जो वाइट एरिया है ये हमारे पास आर्टबोर्ड कहलाता है। आर्टबोर्ड को आप चेंज भी कर सकते हो। जब ये इस पे लेके आओगे आप ऑप्शन पे, तो यहाँ पे लिखा रहा है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपके जो पीस ऑफ पेपर है या जिस पे आप काम करते हो उस चीज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी हम इतना ही देख रहे हैं कि ये इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हमारे पास होता है आर्टबोर्ड टूल। अब आर्टबोर्ड टूल हमारे पास है, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्क्वेयर्स हैं ये तीनों स्क्वेयर्स एक इस कोने में लग जाए, एक इस कोने में लग जाए और एक राइट वाले बॉटम साइड पे लग जाए। तो क्या करूँगा, मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ अलाइन टू सिलेक्शन इस डॉट के ऊपर। जब आप अलाइनमेंट टूल में होगे तो वहाँ पे भी सेम ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखो ये अलाइन टू आर्टबोर्ड, अलाइन टू सिलेक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। तो अलाइन टू आर्टबोर्ड या अलाइन टू सिलेक्शन आप कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, अलाइन जब आप एक पे क्लिक कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आर्टबोर्ड के हिसाब से अलाइन करेगा। जब आप मल्टीपल पे क्लिक करते हो तो वो बताता है कि हम सिलेक्शन के मुताबिक अलाइनमेंट करेंगे। फिर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं इस कोने में लेके जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, अलाइन टू आर्टबोर्ड पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं इसको इस साइड पे लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे क्या करूँगा, लेफ्ट पे अलाइन कर दो। लेफ्ट पे अलाइन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, टॉप पे अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, टॉप के साथ अलाइन कर देगा इस एलिमेंट को। इसी तरीके से इस पे क्लिक करते हैं, पहले लेफ्ट पे लेके गया और फिर इधर बॉटम पे क्लिक कर दिया तो बॉटम पे चला गया। इस पे क्लिक किया, इसे मैं लेफ्ट पे लेके राइट पे लेके जा रहा हूँ। राइट पे ले जाने के बाद बॉटम पे ले गया। इसको मैं क्या करता हूँ, राइट पे ले जाने के बाद टॉप पे ले जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं इनके कॉर्नर्स पे लेके जा सकता हूँ, इनको अलाइन कर सकता हूँ। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, मैं सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ पूरे आर्टबोर्ड के। तो मैंने सेंटर में अलाइन इधर हम दोनों पे जब क्लिक करते हैं तो मैंने आर्टबोर्ड पे क्लिक करना था। आर्टबोर्ड पे पहले क्लिक किया, सेंटर पे क्लिक किया तो वो सेंटर में आ गए, और इनको सेंटर पे क्लिक किया तो वो सेंटर में। तो अब ये आर्टबोर्ड का सेंटर है, ये हमारे पास टॉप, दोनों टॉप पे आ गए और ये बॉटम कॉर्नर्स पे दोनों हमारे पास शो हो गए हैं। तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की। अब एक और चीज़ जो अलाइनमेंट में बड़ी यूज़फुल होती है वो होती है कभी कभी कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक अलाइनमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट एक सेट कर लिया, ये वाला जो है रेड ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसको मैंने सेट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स इसके मुताबिक सेट हों, इसके मुताबिक ही सेंटर में आ रहे हों। ठीक है, इवन दो सेंटर में ये नहीं है, सेंटर में नहीं है, ये यहाँ पे है, तो मैं इसके मुताबिक अपनी सेटिंग करना चाहता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, सेंटर वाली अलाइनमेंट पे सिलेक्शन करके सेंटर वाली, तो देखो ये भी मूव कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि हमारे रेड वाला बॉक्स मूव करे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसके मुताबिक इधर सेंटर में अलाइन हो जाए। तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पे आके इस पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे उस पर देखो आप कि वो एक थोड़ा सा ब्राइटर येलो कलर आ गया। मैं इसका ज़रा लेयर का कलर चेंज कर देता हूँ
ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। मे बी इसको हम कर देते हैं येलोइश, अभी येलोइश है तो हम इसको ब्लूइश कर देते हैं। अब आप देखो जैसे मैं ओके किया तो ये सिंपल अगर सिलेक्शन होती है तो वो बहुत पतली सी लाइन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर एक और दफ़ा क्लिक करता हूँ, सारे सिलेक्ट करके एक दफ़ा और क्लिक करता हूँ, तो वो डार्कर ब्लू कलर आ गया और आउटलाइन उसकी बड़ी हो गई है। ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो हमारे पास की सिलेक्शन बन चुका है। अब जो भी काम होगा इसके मुताबिक होगा। अब ये पेरेंट बन चुका है, बाकी सारे इसके चाइल्ड्स हैं। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इसके मुताबिक इधर अलाइन हो जाएंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इसके मुताबिक अलाइन हो चुके हैं। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, सॉरी जैसे ही मैं वापस हम कंट्रोल जी करते हैं, अब हम इसको पेरेंट बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने पेरेंट बना लिया, सेंटर पे क्लिक किया तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गए। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पेरेंट बना सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब इसको मैं पेरेंट बना के कर लेता हूँ काम, सारे अलाइनमेंट इसके मुताबिक सेंटर में आ जाएंगे। इस पर अगर पेरेंट बना लेता हूँ तो इस पर सारे अलाइनमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पेरेंट बना के उसके मुताबिक अलाइनमेंट कर सकते हो। तो ये हमारे पास थी अलाइनमेंट इलस्ट्रेटर के अंदर। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है मैश टूल। मैश टूल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। बेसिकली इधर मैं एक इमेज इंक्लूड कर लेता हूँ, फिर हम उसको बनाएंगे। ओके, सो मैश टूल कुछ इस तरीके से करते हैं आप कि बेसिकली हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट से कलर हमने पिक करने हो, एक ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट बनाना हो कलर्स का, तो हम उसमें मैश टूल यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये एप्पल देखा जाए तो इसके अंदर यहाँ पे रेड कलर है थोड़ा सा, और फिर ये वाइट कलर आ जाता है। और अगर हम थोड़ा सा और गौर से देखें तो हल्का सा ये जो वाइट है इसमें मर्ज हो रहा है रेड के साथ, और एक बड़ा ग्रेडियंट सा बन रहा है। तो अगर मैं इसको रेप्लिकेट करना चाह रहा हूँ तो अगर मैं एक एक कलर से करके ग्रेडियंट बनाना स्टार्ट कर दूंगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो उस तरह के कलर्स को करने के लिए यहाँ पे हमारे पास होता है मैश टूल। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी आउटलाइन बनाऊँगा। आउटलाइन बनाने के लिए मैं इस तरीके से पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल रफली सा ये बनाने वाला हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा किस किस तरीके से ये यूज़ हो सकता है। अभी के लिए मैं बिल्कुल रफली सा बनाने वाला हूँ। तो हम इसको अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं किस तरीके से एक मैश टूल के थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक एप्पल बना रहा हूँ जो मेरे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आपको पेन टूल आता है, सो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। जो भी हो रहा है इस तरीके से हम इसको अप्रॉक्सीमेटली एप्पल की शेप का बना लेते हैं, ठीक है। मैंने इसकी आउटलाइन में से कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास आउटलाइन है। इसको मैं कोई ऐसा कलर देता हूँ जो नज़र आए। तो मैं ऑलमोस्ट पिंक सा कलर लेता हूँ, क्योंकि ये डेफिनेटली वो कलर है जो मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा अपने आर्ट वर्क में, और ये कलर विजिबल भी ईजीली होता है। अब हमारे पास ये एप्पल आ चुका है जो कि विद अभी फिलिंग नहीं है इसमें। तो इसमें जब मैंने फिलिंग करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर से मैश टूल पकड़ूँगा। ये मैश टूल बेसिकली क्या करता है, यू हम दबाते हैं तो आ जाता है मैश टूल। मैश टूल बेसिकली हमारी डिवीजन के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने मैश टूल पे क्लिक किया, तो देखो हमारे पास जब मैं पॉइंट पे लेके आता हूँ तो वो बताता है कि मैश बनाना है आपने या नहीं बनाना। लाइक राइट साइड पे क्लिक करूँगा तो वो बनाने नहीं देगा मुझे मैश, लेकिन जैसे ही मैं इधर लेके आता हूँ वो मुझे मैश बनाने के लिए अलाउ कर देता है। तो जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया तो उसने एक ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से मैश बना दिया। जैसे मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मुझे मैश बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। पहले मैं ये मैशेस बना लेता हूँ यहाँ पे थोड़े से। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट मैशेस, अभी के लिए हम रैंडम बना लेते हैं मैशेस, ठीक है। जो हमारे पास आ रहे हैं मैशेस, ये वाला मुझे नहीं चाहिए। इस तरीके से हम 4 से 5 मैशेस बना लेते हैं। इस तरीके से टॉप पे भी बना लेते हैं 4 से 5 मैशेस, ताकि हमारे पास डिफरेंट कलर कम्बिनेशन बनाने की ऑप्शंस हो। तो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ और इसको मैं उठा के साइड पे ले जाता हूँ। तो आप देखो मैंने मैश बना लिया, बट इस मैश के अंदर अभी कलर नहीं है, ठीक है। तो इस पर मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया और यहाँ से कोई भी कलर फिल कर दिया। अब इस मैश का फ़ायदा ये है कि हम कोई भी पॉइंट को सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसमें कलर फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कलर हमारे पास रेडिश सा आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ
आई ड्रॉपर टूल लिया, ये कलर दे देता हूँ। तो अब आप देखो उस तरीके से वो कलर एग्जैक्टली आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा रेड आ रहा है तो मैं यहाँ पे रेड थोड़ा सा दे देता हूँ, ये डार्कर रेड। बाकी मैं हमारे पास यहाँ पे एक रेड सा आ रहा है तो इधर क्लिक करके मैं ये रेड पकड़ लेता हूँ थोड़ा सा, बल्कि डार्कर रेड पकड़ लेता हूँ। उसके बाद ये वाइट शुरू हो रहा है तो मैं इस कॉर्नर पे जाके इसको वाइट कलर दे देता हूँ। ये तो अप टू यू, जैसे भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। अगर मेरे पास मैश कम है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैश टूल में जाके दोबारा एक बार क्लिक करूँगा तो इस तरीके से मैश यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैश दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ और इसमें कलर दे देता हूँ ये वाला, मे बी रेडिश कलर जो मुझे चाहिए। और यहाँ पे इन दोनों को पकड़ के मैं क्लिक कर देता हूँ और इन पे कलर कर लेता हूँ थोड़ा वाइट हिस्सा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक और मैश मुझे चाहिए तो मैं मैश पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक करूँगा जैसे ही तो यहाँ पे एक मैश बन गया। ठीक है, तो मुझे इन दोनों पे चाहिए वाइट कलर, ये वाला जो ऊपर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमें वापस रेड कलर चाहिए तो यहाँ डार्कर कलर चाहिए, मैं यहाँ से डार्कर कलर लेता हूँ। तो आप देखो इस तरीके से हमारे पास आउटलाइन सी बन गई है। अब ये जो कलर है बेसिकली इवन दो ये ठीक जा रहा है, लेकिन अब हमें ये गैप ज़्यादा चाहिए तो हम इधर से गैप इस तरह डाल लेते हैं। ठीक है, ये कलर ठीक है। यहाँ पे एक और हम बना लेते हैं मैश। तो हमारे पास इस तरीके से मैश बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम कलर थोड़ा सा मिड का कलर दे देते हैं ताकि इस तरीके से कम्बिनेशन बन जाए। इसको कलर दे देते हैं ये वाला। तो इस तरीके से आप कलर्स को प्ले करते जाओगे। ठीक है, आप ड्रैग भी कर सकते हो, किसी भी एरिया को ड्रैग करना चाहो, बट आई वुड प्रेफर कि ना करूँ मैं ड्रैग। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते जाओगे और इनमें फिलिंग करते जाओगे और इन दी एंड इस तरीके से आप करते जाओगे और आप फिलअप कर लोगे। तो मैं इसको जल्दी से फिल कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अभी बेसिक मैंने फिलिंग कर ली है। ठीक है, आप इनमें और भी अच्छी फिलिंग कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे रेड कलर मैंने फिल किया है, यहाँ डार्कर कलर आएगा तो इधर सिलेक्शन करके इसको डार्कर कलर दे देते हैं हम, थोड़ा सा और डार्कर दे देते हैं अगर वो डार्क अच्छा नहीं लग रहा तो इस तरीके से आप अपने एप्पल जो भी आप बना रहे हो ऑब्जेक्ट उसकी कलरिंग को सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस पर टाइम लगेगा लेकिन यू वुड बी एबल टू अचीव द एग्जैक्ट सेम कलर्स जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है सो आई एम नॉट डूइंग द कंप्लीट होल थिंग, लेकिन आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। तो अब आप ये कंप्लीट कर सकते हो। तो आप सिंपल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो। अगर आप देखो तो इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट में कलर बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे मुझे ये कलर चाहिए, यहाँ पे मेरे पास रेड कलर है तो मुझे रेड कलर नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप कलर सेट करते जाओगे स्लोली, स्लो एंड स्टडी आपके कलर सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इन दी एंड यू विल बी एबल टू अचीव द एग्जैक्ट सेम थिंग जो कि हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। इस तरीके से देख रहे हो आप यहाँ पे। अब ये कलर जो है, अब क्योंकि मेरा कलर आगे ज़्यादा जा रहा है तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन इन दी एंड आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप इस तरह कर सकते हो कि इस पर आप टाइम लगाओ और जब आपको जहाँ पे सेटिस्फाई हो वहाँ पे आप इसे कंप्लीट छोड़ दो। तो इसे मैं ब्लैक बैकग्राउंड पे रख के दिखाता हूँ आपको। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ एप्पल बन चुका है। तो इसी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो इसे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रूट्स के साथ या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे ऑब्जेक्ट उठाओ जिसमें ग्रेडियंट्स हो। फॉर एग्जांपल आप बनाना उठा लो, आप पियर उठा, जो फ्रूट्स होते हैं वो सिंगल कलर वाले, उनमें ये होता है कि शाइन आ रही होती है। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हो सिंपल सिंगल कलर में हो उनको बनाओ तो आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज़ माई टेक टू मेक एन एप्पल विद इन लाइक फ्यू मिनट्स। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल है। इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ, मैं भी इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है,
इसे भी मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, ब्लेंड टूल बेसिकली हमारे पास क्या करता है, ब्लेंड टूल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है। आपने अगर मॉर्फिंग का वर्ड सुना है, मॉर्फिंग इज़ बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की शक्ल को दूसरी में कन्वर्ट करना। आपने गिफ्स वगैरह देखे होंगे कि एक ऑब्जेक्ट होता है या शेर या कोई भी एनिमल होता है या ह्यूमन होता है, उसकी फेस, आजकल ट्रेंड भी चला हुआ था कि उसका फेस मॉर्फ होता है, आहिस्ते आहिस्ते चेंज होता है और वो किसी और शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। पिछले दिनों आई गेस ट्रेंड चला हुआ था कि आपकी आपकी बचपन की तस्वीर उसको मॉर्फ करते हैं बड़े में, आपकी जो करंट तस्वीर है और उसके बाद उसको मॉर्फ कर रहे होते हैं आपके ओल्डर एज पिक्चर के अंदर। तो वो एक, इसे कहते हैं मॉर्फिंग या ब्लेंडिंग। इलस्ट्रेटर के अंदर इसे ब्लेंडिंग कह रहे होते हैं। तो अब ब्लेंडिंग बेसिकली किस तरीके से होती है, जब हम, ये हमारे पास है, ठीक है, इसको कहते हैं ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल बेसिकली अगर आप उस पर होवर करोगे तो वो बताएगा किस तरीके से ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप ब्लेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्क्वायर है, इसको मैं कन्वर्ट कर, एक मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे एलिप्स, ठीक है। मे बी यहाँ पे हम स्टार पकड़ लेते हैं क्योंकि स्टार इज़ वे मोर इंटरेस्टिंग देन सर्कल, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास एक होगा, बीच में हम रख लेते हैं ये पॉलीगॉन, ठीक है, डिफरेंट। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये इस पे ऑरेंज कलर, इस पे हम ग्रीन कलर डाल देते हैं। मे बी दिस इज़ नॉट अ गुड कलर, हाँ। चलो अब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे और इससे इधर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सारे को सिलेक्ट करूँगा। सारे को सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक किया मैंने, फर्स्ट पे क्लिक करोगे इधर, इधर से क्लिक करोगे इधर। तो नाउ यू सी कि फर्स्ट से ब्लेंड हो रहा है वो इसके अंदर और इधर से कन्वर्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब देखो जो हमने फेस के अंदर जो कलर दिया हुआ है ना, वो हमारे ऑब्जेक्ट का भी कलर है, इस वजह से हमारे पास ये जो बैकग्राउंड लाइन आ रही है इसके अंदर भी सेम कलर है। अगर मैं इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करके मे बी ब्लूइश कर दूँ तो आप देखोगे कि जो उसकी आउटलाइन है उसका कलर ब्लू हो गया है, जिसकी वजह से ये लाइन जो है हमारे पास ब्लू में कन्वर्ट हो गई है। तो मैं इसको कलर थोड़ा सा ग्रीनिश कर देता हूँ, यहाँ पे इसका येलोइश कलर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको उसी तरह ही रहने देते हैं। तो इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट जब हम इसे मैनिपुलेट करेंगे तो शेप हमारी वही है, लेकिन क्योंकि वो डिफरेंट शेप्स जो हैं, हमारा स्क्वायर पेंटागन बन रहा है, स्लोली पेंटागन बन रहा है, तो वो जितनी शेप से मिलके बन रहा है उसकी आउटलाइन जो है हमें कलर दिखा रही है। तो इस तरीके से अभी हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हम कितनी शेप्स की ट्रांजिशन चाहते हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर। अभी हो ये रहा है बेसिकली कि एक स्क्वायर है जो कि कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास पेंटागन में, सॉरी हेक्सागन में, और ये जो है हमारे पास हेक्सागन हमारे पास स्टार में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह ना हो, बल्कि 3 या 4 स्टेप के अंदर वो इसमें कन्वर्ट हो और फिर 3 से 4 स्टेप के अंदर इधर कन्वर्ट हो। तो मैं क्या करूँगा, सारे को सिलेक्ट करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं, ब्लेंड ऑप्शंस, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो स्मूथ ट्रांजिशन देगा हमारे पास। देखो ये जिस तरीके से ये रोम्बस है ना, तो उसको उस तरीके से रोटेट भी करेगा। अभी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रोटेट नहीं हो रहे, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट मिलके शेप में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो हमारे पास शेप के साथ साथ रोटेशन भी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स के अंदर। इधर अगर मैं कहता हूँ कि जी सिर्फ 7 स्टेप्स के अंदर करो, तो वो देखो आप कि ये इसमें आपको सही क्लियर नज़र आ रहा है कि हमारा जो ये था हेक्सागन था बेसिकली, ये 6 स्टेप्स के अंदर स्टार में कन्वर्ट हुआ। और किस तरीके से हुआ है, आप अगर जिसको दूर लेके जाओगे तो सही तरीके से देख सकते हो कि उसने क्या किया है, स्लोली अप स्टार को मॉर्फ करने के लिए रोम्बस की शेप्स को कंप्रेस किया है और फिर उसकी कॉर्नर्स को इंक्रीज किया है। इसी तरीके से स्क्वायर के अंदर क्या किया है, स्क्वायर के अंदर हमारे पास उसके अंदर पॉइंट्स उसने ऐड करके स्लोली और हेक्सागन बनाया। तो इस तरीके से हमारे पास काम कर रहा होता है ब्लेंड टूल। अब देखो अगर ब्लेंड टूल हमारे पास है ये, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इधर जाने के बाद 7 स्टेप्स हैं। इसकी जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास स्पेसिफाइड डिस्टेंस, ये डिफाइन कर रहा होता है कि कितने डिस्टेंस बाद एक ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। अगर मैं कर देता हूँ 700 पॉइंट्स के बाद, तो आप देखो इससे इसके दरमियान 700 पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा, तब जाके ये ऑब्जेक्ट बनेगा।
तो अब हमारे पास क्योंकि 700 पॉइंट से कम डिस्टेंस था, सॉरी ज़्यादा डिस्टेंस था, तो एक ऑब्जेक्ट बना, दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ये बना है। तो इस तरीके से स्टार बना, हाफ स्टार बन के फॉरन स्टार बन गया। अगर मैं इसके स्पेसिफाइड स्टेप्स जो है 70 कर देता हूँ या 80 कर देता हूँ, वेट, इस पर डबल दोबारा जाके इधर 80 कर देता हूँ। 80 करने के बाद देखो आप कि उसने 80 पॉइंट्स का डिस्टेंस बीच में डाला है और फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर 80 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से इवन कलर भी मैच करते करते ब्लू से ऑरेंज की तरफ आया और ऑरेंज से ग्रीन की तरफ आया। तो इस तरीके से मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ स्मूथ कलर में, इसको स्मूथ कलर के अंदर ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास ये ब्लेंड टूल काम कर रहा था। ब्लेंड टूल के अंदर इतना ही है हमारे पास, आप इसको शेप्स के थ्रू भी मैनिपुलेट कर सकते हो, ये शेप्स के थ्रू भी, और इस कॉर्नर के थ्रू भी मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इस लाइन के थ्रू मैनिपुलेट, और ये जो मैनिपुलेशन सारी की सारी हो रही है, ये हो रही है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज़ देख लेते हैं हम कि अगर मेरे पास स्पेसिफाइड स्टेप्स में मैंने किया और मैंने इधर कहा जी तीन, फॉर एग्जांपल 10 स्टेप्स हो, ठीक है, 10 स्टेप्स के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे रेक्टेंगल जो हैं अलहदा हो जाएं और ये स्टार भी अलहदा हो जाए। तो मैं इस पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एक्सपैंड में जाऊँगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करूँगा तो आप देखोगे जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो सारे के सारे अलहदा हो चुके हैं। नाउ आई कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ देम सेपरेटली। तो इस तरीके से अगर आप बनाना चाह रहे हो कोई शेप वगैरह, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करके इसको शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल है, बड़े इसकी एप्लीकेशंस है। आप जब देखोगे ब्लेंड टूल को तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। बहुत सी यूट्यूब वीडियोस मिलेंगी, बहुत से आपको मेथड्स मिलेंगे जो कि आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि बेसिक टूल की अंडरस्टैंडिंग में आपको बताना ज़रूरी थी। अब आपको पता चल गया कि ये बेसिक टूल काम कैसे करता है। नाउ यू कैन एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन वे। हर कोई अपने तरीके से अपनी पेस के साथ इसको एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल के बाद आते हैं शेप बिल्डर टूल पे। अच्छा, शेप बिल्डर टूल इज़ बेसिकली हमारे पास जिस तरह पाथ फाइंडर टूल काम कर रहा था उसी तरीके से शेप बिल्डर टूल भी काम कर रहा होता है। हम देखते हैं पाथ फाइंडर टूल किस तरीके से काम कर रहा था ताकि हमारे पास एग्जांपल हो और फिर हम उस तरीके से उसको, अब हमने देखा था जब कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हमारे पास ये पाथ फाइंडर टूल शो हो रहा होता है जिसमें हम जॉइनिंग कर सकते हैं चीज़ों की, इसमें कुकी कटर से कट कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था, ये चीज़ें हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको हमने एक्सप्लोर किया था। अभी के लिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो शेप बिल्डर टूल है वो किस तरीके से काम करता है। शेप बिल्डर टूल बेसिकली आपके पास इस जगह पे होता है, ये इस टॉप पे हमारे पास शेप बिल्डर टूल आ रहा होता है। जैसे ही आप उस पर होवर करोगे तो आपको बताएगा कि आप इसको मिला के डिफरेंट शेप्स को बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इस, अब जैसे ही मैंने शेप बिल्डर टूल पे क्लिक किया तो वो जब मैं होवर करूँगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो एक शेप जो कंप्लीट बन रही होगी वो दिखा रहा होगा हमें। तो अगर मैं इधर आके क्लिक कर दूंगा इसको तो उसने उस शेप को एक शेप में कन्वर्ट कर दिया है। उसका ये मतलब है कि अब ये एक जो शेप है ये एक अलग शेप बन चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, मैं शेप बिल्डर टूल पकड़ के इधर से क्लिक करता हूँ और ड्रैग करते करते इधर लेके जाता हूँ और फिर इधर ले जाता हूँ, तो दैट मीन्स मैं इन सारी शेप्स को आपस में मिलाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक छोड़ूंगा तो वो जितनी भी शेप्स होंगी सारों को मर्ज करेगा और एक शेप में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज़ शेप बिल्डर टूल। ये काफ़ी इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है चीज़ों में। तो हमने शेप बिल्डर टूल को वैसे देखा था आई गेस एक एपिसोड में, लेकिन यहाँ पे मैंने अलहदा से भी बता दिया अगर मिस हो गया है तो। शेप बिल्डर टूल इस तरीके से काम कर रहा होता है। अब हम एक जो उसने बनाया था ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना लेते हैं, आउटलाइन के अंदर बनाते हैं ताकि हमें सही तरीके से नज़र आए। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो कि हम बना रहे हैं, मे बी दिस। मैं
एक स्क्वायर शेप बादल बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ। तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास बादल बन रहा है, जिसमें मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ये जो पार्ट है ये वाला, इस यहाँ से हमें नहीं चाहिए, बाकी सारा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, शेप बिल्डर टूल लूँगा। शेप बिल्डर टूल मैंने पिक कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इनको जोड़ना स्टार्ट कर दूँगा। तो मैं इस सारे को पकड़ के आपस में मर्ज कर रहा हूँ। मर्ज करने के बाद जैसे ही मैं छोड़ता हूँ क्लिक, तो वो मर्ज हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसका कलर जो है ना इस तरीके से कर देता हूँ, ताकि मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँ मुझे पता लगे कि ये एक शेप बन चुकी है। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, इन सब को आपस में जोड़ देते हैं, ये आपस में जुड़ेगा और ये आपस में जुड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट से निकालना चाह रहा हूँ। जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को माइनस करना हो तो मैं ऑल्ट का बटन दबाता हूँ। जैसे ही मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो आप देखो प्लस के बजाय माइनस यहाँ पे शो होने लग जाता है। तो दैट मीन्स कि अब हमारे पास जिस भी शेप पे मैं क्लिक करूँगा वो माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इधर क्लिक करता हूँ तो वो ख़त्म हो गई शेप। ठीक है, इसी तरीके से कंट्रोल जी मैंने किया, इस शेप को मैं ख़त्म करना चाह रहा था, मैंने ऑल्ट दबा के उस पर क्लिक किया तो वो शेप ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से शेप बिल्डर टूल काम कर रहा होता है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ के थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। मुझे एक और शेप चाहिए तो मैं यहाँ पे एक और शेप बना लेता हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा बादल का जो शेप है वो बेहतर हो जाए। मे बी समथिंग लाइक दिस। चलो इस तरीके से अभी रहने देते हैं। और इन दोनों को मर्ज करना होगा तो या तो मैं शेप बिल्डर टूल से मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको शिफ्ट एम क्लिक करते हो तो शेप बिल्डर टूल आ जाता है, या तो इस दोनों से मिक्स कर मर्ज कर सकता हूँ, या मैं इधर से पाथ फाइंडर से इसको क्लिक करके मर्ज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया आपस में, और ये हमारे पास एक शेप बन गई है जो कि मुझे रिक्वायर्ड थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट शेप बिल्डर टूल।